सारे क्वेश्चन जो है आपके हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड, यस। सो हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, एंड आज हमारा 46वां लेक्चर है। यस सर। इसका मतलब सर आप इससे पहले 45 लेक्चर्स ले चुके हो? हाँ, मैं 45 लेक्चर्स ले चुका हूँ। क्या आपने उन लेक्चर के नोट्स बनाए हैं कि नहीं बनाए? उन लेक्चर को आपने रिवाइज किया है कि नहीं किया है? यस सर। अगर ये सारी चीजें आपकी यस हो तभी आप आगे का लेक्चर देखेगा, वरना फिर आपको पिछले लेक्चर जो है जाकर के रिवाइज करके आने हैं। यस सर। सर सीधे आते ही नोट्स? ना ना ना, बिल्कुल भी नोट्स नहीं, हम इसको ब्लैंक पेज के ऊपर पढ़ेंगे। तो सर आज का टॉपिक क्या है? तो आज के टॉपिक की हेडलाइन आप लोग लिखेंगे। यस सर। मेन नेक्स्ट चैप्टर है ये आपका, एंड दैट नेक्स्ट चैप्टर इज कन्वेंशन ऑन पॉल्यूटेंट्स। कन्वेंशन ऑन पॉल्यूटेंट्स। तो सर हमने अभी अभी पॉल्यूशन पढ़ा था, तो उन पॉल्यूशन में जो पॉल्यूटेंट्स आपके पास होता है, जिसकी वजह से इतना सारा पॉल्यूशन आपके पास होता है, वो पॉल्यूशन के कारण, वो पॉल्यूटेंट्स को रोकने के लिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, वर्ल्ड के लेवल के ऊपर क्या क्या कदम उठाए गए हैं, उस पूरी चीज को आज जो है हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। क्लियर सभी को यहाँ पे? यस। चलिए सो लेट्स स्टार्ट करें। गुड, या चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप नाम देख लो कौन कौन से कन्वेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक एक कन्वेंशन का नाम लिखते जाएंगे। इन टोटल कितने कितने कन्वेंशन जो है आपके पास यहाँ पे बनेंगे? तो 4 होंगे, 5 होंगे। यस, सारे कन्वेंशन के हम नाम लिखते जाएंगे। सबसे पहले नाम याद हो जाए वही बहुत है। एक कन्वेंशन आपको पढ़ना है जिसको बोलते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन। अब मैं आपको एक एक कन्वेंशन पढ़ाता जाऊंगा और इस वाली स्लाइड को मैं भरता जाऊंगा। ठीक है, एक एक कन्वेंशन में आपको पढ़ाता जाऊंगा और इस वाली स्लाइड को जो है मैं आपको भरते जाएंगे हम लोग। ठीक है, चलिए सर। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन को पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं एंड लेट अस स्टडी अबाउट स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन। अब देखिए, हमने इतने सारे पॉल्यूटेंट्स जो पढ़े हैं, उन सारे पॉल्यूटेंट्स में से दिस स्टॉकहोम कन्वेंशन डील्स विद पीओपी। किसके साथ डील करता है? पीओपी के साथ। अब पीओपी क्या होता है? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, तो ये किसके साथ डील करता है? इट डील्स विद पीओपी, दैट इज persistent organic pollutants। ठीक है, persistent organic pollutant। यस सर। तो ये आपके पास 2001 के अंदर एडॉप्ट किया गया था। ठीक है, इट वाज एडॉप्टेड इन 2001 एंड 2004, 3 साल लग गए इसको एनफोर्स कराने में। ठीक है, 3 साल जो है आपके पास इसको एनफोर्स कराने में जो है वो लग जाते हैं। तो सर ना मेरे मन में एक सवाल है। क्या है सर? मेरे मन में एक सवाल है। क्या सवाल है सर? ये पीओपी जो होता है वो होता क्या है क्या ये चीज क्या है? सो सर, व्हाट इज पीओपी एक्चुअली? अच्छा, तुम्हें नहीं पता पीओपी क्या होता है? ना सर, मुझे पता ही नहीं पीओपी क्या होता है। तो आओ समझो, सीखो कि पीओपी जो है वो क्या होता है। पीओपी जो आपके पास होता है, इन बेसिकली अगर हम लोग देखें तो ये क्या होता है? ये आपके पास ऑर्गेनिक केमिकल्स होता है। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास? ये आपके पास होता है ऑर्गेनिक केमिकल्स। बेसिकली दे आर बेस्ड ऑन कार्बन। सो कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक केमिकल्स जो है आपके पास यहाँ पे होता है। अच्छा सर, थैंक यू सो मच सर, आपने बता दिया। सर ना एक और चीज बता दो। कैसी चीज? सर ये भी बता दो कि इनकी जिंदगी कैसी होगी सर? हमारी तरह लंबी होगी? यस, हाँ। तो इनकी जिंदगी जो है सर लंबी होगी या छोटी होगी? यस, तो ये भी जान लो। ऑब्वियसली अगर कोई पॉल्यूटेंट है जो कि मैटर ऑफ कंसर्न है, इसका मतलब वो क्या है? वो लंबे समय तक यहाँ पे आपके पास रह रहा है। तो इनकी लाइफ कैसी होती है? लॉन्ग लाइफ। ठीक है, काफी समय तक जो है आपके पास यहाँ पे एटमोस्फेयर में जो है वो रहता है। फिर क्या सर इनके अंदर अक्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है? बिल्कुल। ये जो है आपके पास यहाँ पे क्या कर जाता है? बॉडी के अंदर आप देखते हो तो अक्यूमुलेट कर जाता है। ठीक है, तो अक्यूमुलेट भी कर जाते हैं। एंड सर क्या टॉक्सिक होंगे? बिल्कुल। तो ऑर्गेनिक केमिकल्स विच आर कार्बन बेस्ड, विच हैव लॉन्गर लाइफ, दे अक्यूमुलेट, और टॉक्सिक भी होते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं? उन सबको हम बोलते हैं पीओपी। सर आप ना झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये लो डेफिनेशन पढ़ लो। यस, ये लो यहाँ पे लो डेफिनेशन पढ़ लो। Persistent organic pollutants are identified as chemical substances that are characterized by persistent in the environment, bioaccumulation in the fatty acids in the living organisms, less soluble in the water,
and they adversely affect on the human health and the environment. तो इनको जो है हम बोलते हैं persistent organic pollutants. तो जो स्टॉकहोम कन्वेंशन हमारे पास है, वो स्टॉकहोम कन्वेंशन आपको इन persistent organic pollutants के साथ इंटरनेशनली कैसे डील करना है ये बताता है। या फिर ये क्या करेगा, या फिर ये इन पॉल्यूटेंट को आपके पास यहाँ पे बैन करेगा कि भैया एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ये बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, या इनका एमिशन बिल्कुल ही बैन होगा। तो किस तरीके से ये सारी चीजें करेगा, ये जिम्मेदारी होती है स्टॉकहोम कन्वेंशन की। क्लियर सभी को? तो सबसे पहला पॉइंट आपको जो अभी तक याद रखना है वो क्या याद करना है कि सर हम परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट किसको कहते हैं। यस, पहला पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है वो क्या याद रखना है कि हम परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट किसको जो है वो कहते हैं। क्लियर? यस, कि हम परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट जो है वो किसको कह रहे हैं, ये जो है आपको याद रखना है। याद हो गया? याद हो गया? क्या दूसरा पॉइंट आपको याद हो गया कि स्टॉकहोम कन्वेंशन का नाम आप जब भी सुनोगे तो आपके दिमाग में पीओपी आना चाहिए कि इट इज रिलेटेड विद पीओपी, दिस इज रिलेटेड विद पीओपी। यस, अभी मैं ना अभी एक ना रील आजकल बहुत ज्यादा चल रही है। वो ऐसा ना कि आजकल दिवाली के ऊपर घर पे बहुत सारी लाइट्स लगाते हैं, जलाते हैं, जिससे, है ना? यस, तो उसमें एक घर के ऊपर दिवाली में लाइट जलाई थी जिसमें इतनी जूम 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 लाइट हो रही थी, ऐसा लगता है जैसे कोई भूत ही जो है वो घर में आ गया हो। किसी ने देखी है वो एक रील? है ना, तरंग गिडवानी के पीछे की लाइट्स देखो, ऐसा ही लग रहा है। देखो इतनी, ऐसा क्या झमाझम हो रहा है, ऐसा बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। बहुत सारी लाइट्स, तरंग, हैप्पी धनतेरस टू यू। बहुत अच्छी लाइट्स है, मजाक करने की बात है। यस, चलिए गुड वन। तो हम लोगों को अभी तक ये समझ आ जाना चाहिए कि सर स्टॉकहोम कन्वेंशन का जब भी नाम आएगा तो आप क्या बोलोगे? स्टॉकहोम कन्वेंशन का जब भी नाम आएगा तो फिर आपको याद रखना है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। क्लियर यहाँ तक? यस, क्लियर। चलिए सर, गुड वन। अब देखिए आपके पास क्या हुआ। तो ये जो स्टॉकहोम कन्वेंशन, अरे कहाँ गया ये सर, ये जो स्टॉकहोम कन्वेंशन था, इसने बोला कि हम पीओपीस को बैन करेंगे। यस, या बैन नहीं तो इनको कैसे यूज करना है इसको देखेंगे। यस सर। तो क्या सबको देख लेंगे? नहीं सर, इन्होंने इन टोटल 12 पीओपीस की बात करी है। इन टोटल 12 परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की जो है वो बात करी है। यस, क्या है? इन टोटल 12 परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं जिनकी आपके पास यहाँ पे बात करी गई है। एंड वो 12 के 12 पीओपीस, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आपके पास क्या करता है यूपीएससी कई बार लिस्ट दे देता है कि 5 पॉल्यूटेंट के नाम दे दिए उसने और बोलेगा इनमें से कौन सा पीओपी है जिसको कि स्टॉकहोम कन्वेंशन एड्रेस करता है। यस, या जिसके लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन कंसर्न्ड है। क्लियर? तो ये सारे के सारे आपको नाम जो है वो याद होने चाहिए। तो मैं आपको क्लास में नाम याद करवाऊंगा और आपको नाम याद करने हैं। क्लियर? मैं आपको क्लास में नाम याद करवाऊंगा और आपको नाम याद करना है। चलो सर, गुड वन। तो अब जो है वो समझते हैं। यस सर, तो मैं कलर कॉम्बिनेशन बिठाते हैं थोड़ा सा। यस सर, एक तो आपके पास नाम है एल्ड्रिन। यस, एल्ड्रिन। फिर है क्लोरडेंस, एल्ड्रिन, क्लोरडेंस। उसके बाद आपके पास आता है डीडीटी। ये 3 नाम याद करो जल्दी से। 12 नाम याद रखने हैं, उसमें से 3 याद हो जाने चाहिए, एल्ड्रिन, क्लोरडेंस एंड डीडीटी। यस, एल्ड्रिन, क्लोरडेंस एंड डीडीटी। एल्ड्रिन, क्लोरडेंस एंड डीडीटी। मेरे साथ 4 से 5 बार बोलो, याद हो जाएगा। हल्का सा भी याद रह गया ना तो एग्जाम में हो जाएगा। एल्ड्रिन, क्लोरडेंस एंड डीडीटी। यस, एल्ड्रिन, क्लोरडेंस एंड डीडीटी। एल्ड्रिन, क्लोरडेंस एंड डीडीटी। याद हो गया सभी को? यस, याद हुआ है? क्या बिना देखे बोल सकते हो इनको एक बार? 5 बार बिना देखे बोल के देखो। 5 बार जो है वो बिना देखे बोल के देखिए इनको। एल्ड्रिन, क्लोरडेंस एंड डीडीटी। एल्ड्रिन, क्लोरडेंस एंड डीडीटी। यस, गुड वन। अब लिख दो यहाँ पे चैट बॉक्स में, प्लीज लिख दीजिए एल्ड्रिन, क्लोरडेंस एंड डीडीटी। एल्ड्रिन, क्लोरडेंस एंड डीडीटी। यस, लिखा? चलो, गुड वन। लिख लिया तो गुड वन।
एल्ड्रिन, क्लोरोडेंस एंड डीडीटी। इस आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? सेम ही आ रही है, डिफरेंट है? यस तरंग, आवाज आ रही है अभी? है ना? माइक का आवाज से स्लो तरंग, माइक का एक्सेस लीजिए एक बार। यस सर, आ रही है पर डिफरेंट है। डिफरेंट है। अभी अच्छी है कि पहले सही थी? पहले सही थी। पहले सही थी। हाँ सर। अच्छी है। यस गिशु, एक बार माइक का एक्सेस लीजिए। यस सर। हाँ जी, आवाज अभी सही है, पहले सही थी? सर अब बेटर है, पहले हल्का सा ना डिस्टरबेंस आ रहा था, अब आपकी पूरी प्रॉपर क्लियर आवाज आ रही है। तरंग, पहले डिस्टरबेंस नहीं आ रहा था? नहीं सर, डिस्टरबेंस नहीं आ रहा। सर थोड़ा एको टाइप ना, आवाज थोड़ी सी फट टाइप सी रही थी। यार आप लोग ना मुझे मतलब बिल्कुल ऐसे कंफ्यूज कर दे रहे हो कि मैं एक डिवाइस को जो है वो लूं कि ना लूं। ठीक है, मैं उसकी टेस्टिंग कर रहा हूँ, मैंने रिकॉर्डिंग देख ली, उसके बाद मैं अब रियल टाइम में देख रहा हूँ कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। अब आप लोग सब लोग मुझे कंफ्यूज कर दे रहे हो। हाँ योगिंदर बोलो। सर जो ईयरफोन्स यूज कर रहे हैं ना, उनको समझ में आती है क्लियर के। आप जब जो डिवाइस यूज करते हो ना, तो एको समझ में आता है, जो लाउड पे रहते हैं उनको नहीं आता। हाँ लाउड पे नहीं आएगा। तो आप अभी आप बताओ कौन सा पहले सही था या अभी सही है? अब सर मैं एयरपॉड्स यूज कर रहा हूँ, अब सही है। अभी सही है एकदम आवाज? हाँ सर, अभी सही है। एकदम। अभी मैंने भी एयरपोर्ट्स लगा रहे हैं वापस से। हाँ ये सर, अभी डिवाइस सही ठीक है है। जिससे अभी बात कर रहे हैं, ये क्लियर है बिल्कुल? अच्छा। हाँ सर। अब एयरपोर्ट्स के थ्रू है, पहले मैं माइक के थ्रू दे रहा था। सर अभी तो सेम ही है सर। पहले पिच चेंज थी, इसके पहले जब आप पूछने के पहले जब तक क्लास ले रहे थे ना, जब आवाज अच्छा में डिफरेंस था। अच्छा, ऐसा था ना। चलो एक सेकंड में तो फिर हम्म सही बात है। यस, अभी अभी कैसा है? सर अब चेंज हो गया सर। अभी सही है कि पहले सही था? हाँ सर, अभी तो नॉर्मल देखा जाए तो सर अगर आप सेटिंग्स चेंज नहीं करोगे तो ये वॉल्यूम सही है। अगर मैं सेटिंग्स चेंज ना करूँ तो ये वॉल्यूम सही है, पहले से बेटर है? हाँ, बट ये फुल वॉल्यूम थोड़ा सा चुभता है। अगर आप थोड़ा सा लाउड बोलते हो ना, तो फिर चुभता है ये। अच्छा, अभी चुभ रहा है क्या? सर बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा, और अभी कैसा है? हाँ सर, अभी नॉर्मल है। चलो ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ अभी आवाज कैसी है? तेज हो गई सर और वापस। अभी कैसी है? अभी सही है, नॉर्मल है। तो एयरपोर्ट से तेज बोला मैंने उस टाइम में अभी। फिर या तो सर आपके पिच के कारण हो रहा है, या फिर माइक का डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा। चेंज किया है मैंने। अभी देखो ये हमारी नॉर्मल आवाज है जिसके साथ मैं लेक्चर जो है वो लेता हूँ। ये बेटर आई अभी? हाँ सर, ये बेस्ट है। ये बेस्ट है ना? अब बस एक बार बताना मुझसे। हाँ यस, अब ये जो डिवाइस है इसको जो है हम यूज करना चाह रहे हैं, अभी इससे आवाज सही आ रही है? सर, आवाज तो सही है। कभी थोड़ा सा एको आ जाता है, कभी पिच हाई हो जाती है। अच्छा, वो थोड़ा सा क्योंकि मैं मूवमेंट कर लेता हूँ, एयरपोर्ट तो क्या होता है, फिक्स होता है आपके साथ। हाँ सर, ये हाँ वो सर वो नॉइस को रिडक्स करके और फिर एम्पलीफाई करके और फिर सप्लाई करता है, तो क्या है कि वो तो सही हो जाती है। ये क्या है, डायरेक्ट सप्लाई आती है ना, तो फिर इसको। जैसे आप पिछाई करते हो वैसे इसमें डिफरेंस आ जाता है। हम्म, चलो कोई बात नहीं, तो डिवाइस सही, डिवाइस यूज करते हैं आज, देखते हैं देखिए कैसी आ रही है। आप सर कंपेयर करेंगे तो पहले वाली बेटर है। अरे पहले वाली कौन सी बेटर है, अब तो बहुत सारी पहले वाली हो गई। जो एयरपोर्ट्स हमेशा यूज करते थे वो बेटर है या आज बेटर है? सर ये वाली नहीं, इससे जस्ट पहले वाली जब अभी बात कर रहे थे ना तो बेटर थी। यस सर, उससे इससे सर जस्ट पहले ये, वाली बेटर थी। हाँ सर ये एको कर रही है आवाज, और दोनों में कंपैरिजन देखा जाए तो पहले वाली पे ज्यादा फोकस्ड आवाज आ रही है। आवाज आ रही है आपको मेरी? गिश्री आवाज आ रही है आपको मेरी? सर बहुत क्लियर आ रही है, काफी अच्छी आ रही है, पूरा फोकस आपकी वॉइस पे है। पहले में थोड़ा सा वाइड जा रही है आवाज बहुत। और अभी कैसा है?
सर अभी बिल्कुल परफेक्ट है। अभी बिल्कुल परफेक्ट है ना? यस सर। चलो ठीक है, तो फिर इसी को जो है वो रखता है ना, डिवाइस फालतू में नहीं लेते हैं फिर, या फिर चेंज करेंगे। चलो ठीक है, ओके, गुड वन। तो इसी से जो है वो रखता है। यस, तो 12 पीओपीज के ऊपर हम वापस आ जाते हैं। मैं आप लोगों से आपकी माइक का एक्सेस जो है वो फिर से ले लेता हूँ। आपने मुझे पूरी तरीके से कंफ्यूज कर दिया है कि मैं इसे लूं या फिर ना लूं। खैर, लूं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पैसे लगेंगे, नहीं लूं तो पैसे बच जाएंगे, इट्स ओके, कोई बात नहीं। यस, चलो। एनीवेज, हमें लगा था आपके लिए सिस्टम जो है, हम एक्चुअली ना पूरा सिस्टम चेंज करें। मैं इसलिए कैमरा भी ऑन नहीं कर रहा, क्योंकि कैमरा ऑन करने के पीछे मेरा एक वो थोड़ा सा एक है कि मैं अपना थोड़ा सा चेंज करने करके ही जो है वो आएंगे। बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, कैमरा तो ऑन कर भी देंगे, ये ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ते हैं अभी इस बात को। यस सर। चलो, तो एल्ड्रिन, क्लोरोडेंस एंड डीडीटी याद हो गया? किसी का कान तो नहीं चुभ रहा मेरी आवाज से? यस सर, एल्ड्रिन, क्लोरोडेंस एंड डीडीटी। यस, एल्ड्रिन, क्लोरोडेंस एंड डीडीटी। तो ये चीजें जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो है, 3 हो गए नाम, याद है आपके? यस सर। फिर आपके पास एक होता है डेल्ड्रिन, फिर एंड्रिन और फिर माइरेक्स। डेल्ड्रिन, फिर एंड्रिन और फिर एक आपके पास होता है मैरिक्स। यस, कितने हो गए? 6 हो गए। फिर 2 और लिख लो। 6 के 2 बाद आपके पास आता है, एक आता है हेक्साक्लोरोबेंजीन, हेक्साक्लोरोबेंजीन, और एक आपके पास आता है हेप्टाचार, हेप्टाचार। हेप्टाचार कितने हो गए? 1 2 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8। ये नाम याद करना है, हो जाएगा। एल्ड्रिन और एंड्रिन दो दो अलग अलग है, ध्यान रखना। ठीक है, एल्ड्रिन है, फिर क्लोरोडेंस है, फिर डीडीटी है, फिर डेल्ड्रिन है, एंड्रिन है और माइरेक्स है, फिर हेक्साक्लोरोबेंजीन एंड हेप्टाचार। मेरे ख्याल से देखो, अगर इनको नाम याद ना करो और अगर आप थोड़ा सा एक बार बस दिमाग में बैठा दो कि ये रिन 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 वाले जो भी है ना, हाँ, एक तो वो है, फिर क्लोरोडेंस है, डीडीटी है, फिर एक माइरेक्स है, और फिर हेक्साक्लोरोबेंजीन और हेप्टाचार, तो हेक्सा हेप्टा। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगा के याद करोगे ना तो हो जाएगा। यस, एल्ड्रिन, क्लोरोडेंस, डीडीटी, फिर डेल्ड्रिन, एंड्रिन, देन माइरेक्स, फिर हेक्साक्लोरोबेंजीन एंड हेप्टाचार। तो एल्ड्रिन, क्लोरोडेंस, डीडीटी, फिर डेल्ड्रिन, फिर एंड्रिन, फिर ड्रिन ड्रिन ड्रिन। हाँ सर, बचपन में ना सर हम ऐसे ही बाइक चलाया करते थे, ड्रिन 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 ड्रिन। तो जब बचपन में जब तुम ऐसे ड्रुम ड्रुम ड्रिन ड्रिन करके बाइक चलाते थे ना, तो पॉल्यूशन करते थे कि नहीं करते थे? यस सर। तो बस याद रख लेना, ऐसे याद हो जाएगा, ड्रिन 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 अगर पीछे आ रहा है, इसका मतलब वो एक पॉल्यूटेंट है। यस, पीओपी है वो। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन कहता है कि ड्रिन 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 मत करो। यस, फिर बाकी के नाम तो आराम से याद हो ही जाएंगे। अगर ड्रिन ड्रिन हट जाए तो बाकी के नाम तो आराम से याद हो ही जाएंगे। यस, 3 ड्रिन है, फिर डीडीटी है, फिर क्लोरोडेंस है, फिर माइरेक्स है, फिर हेप्टाक्लोरोबेंजीन एंड हेप्टाचार, हेक्साक्लोरोबेंजीन एंड हेप्टाचार, हेक्साक्लोरोबेंजीन एंड देन हेप्टाचार। आई गेस ये नाम याद हो जाएंगे, आई गेस ये नाम आपको याद हो जाएंगे। यस, चलिए सर। तो ये सारे आपके पास होता है, इनकी अगर किसी को स्पेलिंग सही से नहीं मिली हो तो यहाँ से जो है आप लिख सकते हो कि आपके पास एक एल्ड्रिन है, फिर क्लोरोडेंस है। सर ब्लैक में ब्लैक कर दो, पाप पाप लगेगा आपको। यस, एल्ड्रिन है, क्लोरोडेंस है, डीडीटी है, डेल्ड्रिन, एंड्रिन, सर ड्रिन ड्रिन ड्रिन, हाँ। फिर हेप्टाक्लोर है, फिर माइरेक्स है, और फिर सॉरी हेप्टा वो नहीं है ना, हेप्टाक्लोरोबेंजीन इसमें नहीं आएगा, वो नीचे आएगा नाम। फिर एक टॉक्साफिन है, ये नाम याद रखना है, ये 8 याद रखना है, पहले इन 8 को याद रखो। टॉक्साफिन, पहले इन 8 को याद करो, टॉक्साफिन को। फिर 2 इंडस्ट्रियल वेस्ट आपके पास आ जाते हैं, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल एंड हेक्साक्लोरोबेंजीन, यहाँ आएगा हेक्साक्लोरोबेंजीन। यस, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल एंड हेक्साक्लोरोबेंजीन। उसके बाद 2 नाम आपके पास और आएंगे, एक आपके पास है पॉलीक्लोरिनेटेड डाइबेंजोपीडाइसिन, डायोक्सिन, और एक डाइबेंजोफ्यूरेन।
तो डाइबेंजो डाइबेंजो याद रख लेना बस, इनको इतना बहुत है, डाइबेंजो डाइबेंजो। यस, तो नाम याद हो जाएंगे नहीं होंगे। यस सर, एक है एल्ड्रिन, फिर एक है क्लोरोडेंस, क्लोरोडेंस, फिर सर डीडीटी आ गया, फिर डाइएल्ड्रिन आ गया, फिर एंड्रिन आ गया, और फिर सर आ गया आपके पास मायरेक्स। फिर एक आपके पास आ गया सर हेप्टाचार, हेप्टाक्लोर बोल दो, सॉरी हेप्टाचार ही आता है मुझे तो, हाँ सर। और फिर आपके पास होता है टेक्सो टॉक्साफीन, टॉक्साफीन, हाँ सर। फिर ब्लू पेन से जो है नाम लिख दो, हेक्साक्लोरोबेंजीन, हेक्साक्लोरोबेंजीन, और पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल। ठीक है, उसके बाद एक ब्लैक पेन ले लो, और ब्लैक पेन से जो है वो का नाम आप लिख दो, एक तो पॉलीक्लोरिनेटेड डाइबेंजो, मतलब डाइबेंजो डाइबेंजो कर देना, डाइबेंजो, एक डाइबेंजो है और एक डाइबेंजो प्यूरेन है। ठीक है, और ये वाला जो डाइबेंजो है ये पॉलीक्लोरिनेटेड है, पॉलीक्लोरिनेटेड। सर ना आपने ये अलग अलग कलर कोडिंग क्यों करी है? देखो कलर कोडिंग मैंने इसलिए करी है क्योंकि ये जो लाल वाले है ना, लाल वाले, हाँ सर, ये सारे के सारे यूपीएससी ऐसे भी तो पूछ सकता है कि इनमें से पेस्टिसाइड कौन है, इनमें से पेस्टिसाइड जो है वो कौन है। यस सर। फिर ये जो ब्लू वाले है, ब्लू वाले, हाँ सर, ये क्या है? ये आपके पास है इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं आपके पास ये। यस सर। और ये जो आपके पास ब्लैक वाले हैं, हाँ सर, ये ब्लैक वाले पता है क्या है? हाँ सर, ये ब्लैक वाले आपके पास होते हैं बाई प्रोडक्ट्स, ये बना तो कुछ रहे थे और बन कुछ गया। यस, कि कुछ बना रहे थे तो साथ में ये भी बन गया, ये आपके पास होते हैं बाई प्रोडक्ट्स। यस, ये आपके पास होते हैं बाई प्रोडक्ट्स, दीज आर बाई प्रोडक्ट्स, दीज आर बाई प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये भी यूपीएससी पूछ लेता है, ये भी यूपीएससी पूछ लेता है आपसे, ये भी यूपीएससी पूछ लेता है। क्लियर है यहाँ तक? यस, क्लियर। चलिए सर, गुड वन, गुड वन। अच्छा, अभी मेरी आवाज चेंज हुई क्या थोड़ी सी, या सेम है? क्या हुआ मतलब, चेंज हुई कि नहीं हुई है? यस योगिंदर, सेम है चेंज है? सर सेम है। अच्छा चलो, गुड वन, सेम है। चलो, गुड वन, गुड वन, गुड वन। ये नाम याद हो जाएंगे। यस सर। अब देखो इंडिया ने तो ना सर स्टॉकहोम कन्वेंशन ज्वाइन किया है कि नहीं किया है, तो इसको लेकर के ना पहले पहले ना एक पॉइंट समझो तुम, चलो उसके बाद में इंडिया का पॉइंट समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो ये क्या हो गया रिसेंट कैबिनेट डिसीजन, इसको भी बाद में समझाता हूँ। ठीक है, पहले आप स्टॉकहोम कन्वेंशन के ऊपर आ रहा हूँ। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन समझ आया क्या होगा सर? स्टॉकहोम कन्वेंशन है, ये पॉल्यूटेंट से रिलेटेड है, और पॉल्यूटेंट में भी सर ये ना पीओपीज के बारे में बात करता है। ठीक है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के बारे में जो है वो बात करता है। सर पीओपीज कौन होते हैं? तो पीओपी सर कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, इनकी लॉन्ग लाइफ होती है, ये अक्यूमुलेट कर जाते हैं, और ये टॉक्सिक भी जो है आपके पास यहाँ पे होता है। सर इतनी गंदी राइटिंग में जिंदगी में नहीं निकाली आपने। हाँ सर। फिर मैंने आपको पीओपी के नाम याद करा दिए। यस सर। अब ना बात आती है कि इनको आप खत्म कैसे करोगे। ये तो सब इंडस्ट्री वगैरह में यूज आते हैं, अगर इनको खत्म कर दिया मतलब, ये सब तो इंडस्ट्री वगैरह उन सब की वजह से आपके पास यहाँ पे आता है, तो अगर आपने इनको खत्म खत्म एकदम से कर ही नहीं सकते, वरना धंधा खत्म हो जाएगा लोगों का। यस सर। तो उसने क्या किया, इनको खत्म करने के लिए तीन चार तरीके बताए। ठीक है, इन्होंने इन पॉल्यूटेंट्स को तीन कैटेगरी के अंदर रखा। एक कैटेगरी हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं एनएक्स ए, एक कैटेगरी हो जाती है जिसको बोलते हैं एनएक्स बी, और एक कैटेगरी होती है जिसमें हमको हम बोलते हैं एनएक्स सी। ठीक है, एक कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं एनएक्स ए, एक कैटेगरी है जिसके अंदर आपके पास होती है एनएक्स बी, और एक कैटेगरी है जिसके अंदर आपके पास होती है एनएक्स सी। यस सर। तो पहले तो ना क्लासिफिकेशन याद कर लो कि एनएक्स ए में कौन होगा, एनएक्स बी में कौन कौन होगा। तो एनएक्स ए के अंदर आपके पास है एल्ड्रिन, ठीक है, फिर क्लोरोडेंस, फिर हेक्साक्लोरोबेंजीन, ठीक है, मायरेक्स आपके पास यहाँ पे है,
और आपके पास टॉक्साफीन यहाँ पर है और एक पीसीबी यहाँ पर है सर। पीसीबी अरे पॉलीक्लोरिनेटेड बेंजीन, अच्छा सर ठीक है। फिर जो NXB है उसमें आपके पास है DDT, ठीक है। और जो NXC है इसमें आपके पास है एक तो डाइबेंजो, दोनों ही डाइबेंजो, फ्यूरेन भी और पॉलीक्लोरिनेटेड जो डाइबेंजो था, पॉलीक्लोरिनेटेड डाइबेंजो, बहुत ही बड़ा सा नाम था इसका, हाँ सर, बाइफिनाइल, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे आ जाता है। और इसके अलावा जो हेक्साक्लोरोबेंजीन था वो भी इसके में अंदर आ जाएगा, हेक्साक्लोरोबेंजीन। ये इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दो आपके पास और है, ठीक है। दो कौन कौन से है वो आपके पास NXC में आएंगे, जो भी बच गए ना ये आपके पास NXC में आएंगे। 1 2 3 4 5 6 6 6 6 7 8 9 10, हाँ। अब देखो आपके पास चीज क्या है, जो NXA में आपके पास है, जो NXA में आपके पास है, इनको तो बोला भैया इनको तो हटा ही दो, इनको करना है एलिमिनेट, ठीक है, इनको करना है एलिमिनेट। जो NXB में आपके पास है, इनको बोला इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाओ कि इससे ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है, या एक लिमिट में ही जो है आप इनको यूज कर सकते हो, तो इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन करने की बात करी गई है। और ये जो NXC है ना आपके पास, हाँ सर, NXC वाले जो है इनके, इन्होंने बोला कि इनका जो अनइंटेंडेड प्रोडक्शन जो हो रहा है उसको खत्म करो। कि नॉर्मल जो हो रहा है वो तो ठीक है, बट कहीं पे एवं ही निकल गया जहां पे नहीं निकल रहा था। ये अनइंटेंडेड प्रोडक्शन जो है इसको जो है आपको यहाँ पे खत्म करना है, क्लियर। इनके अनइंटेंडेड प्रोडक्शन को आपको खत्म करना है। तो आपके पास में जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है, NXA का मतलब क्या है, तो मतलब है एलिमिनेट करना। NXB का मतलब क्या है, मतलब रेस्ट्रिक्शन करना। NXC का मतलब क्या है, मतलब है उसके अनइंटेंडेड प्रोडक्शन को खत्म करना, क्लियर। यहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, आपसे पूछा जाएगा कि एक कोई पॉल्यूटेंट है जिसको स्टॉकहोम कन्वेंशन के NXB में रखा गया है, तो व्हाट डज इट मीन, कि हमको क्या उसको कंप्लीटली एलिमिनेट कर देना है, या हमको उसके यूज को रेस्ट्रिक्ट करना है, या हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके पास ऑप्शन बना करके जो है वो सवाल पूछ लेता है, क्लियर। इस तरीके से आपके पास ऑप्शन बना करके यूपीएससी जो है आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। आई होप आई एम क्लियर विद दीज थिंग्स, यस, समझ आया, यस, समझ आया। यस, कोई बात नहीं, इसका स्टेटस जो है वो चेक कर लेना कहाँ पे है, किस में है। बाकी ये मतलब नहीं है कि कौन सा किस कैटेगरी में है, वो तो मूव करता रहता है। मान लो कोई पॉल्यूटेंट था, जब स्टॉकहोम कन्वेंशन बनाया गया, ये तो 2001 की बात है, उस टाइम मान लो वो DDT जो है वो NXB में था, हो सकता है अब जो है NXA में आ गया हो सकता है उसके बाद NXC में डाल दिया हो, वो कोई बात नहीं हो तो, ठीक है, हाँ। ठीक है, पॉल्यूटेंट कौन सी कैटेगरी में, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कभी भी। आपसे ये पूछा जाएगा किस कैटेगरी में है, तो उसका क्या मतलब है। NXA में अगर किसी भी पॉल्यूटेंट को रखा है मतलब आपको उसको एलिमिनेट करना है, स्ट्रिक्टली एलिमिनेट करना है। NXB में अगर कोई भी है तो आपको उसको रेस्ट्रिक्ट करना है कि जितना हो सके उसको रेस्ट्रिक्ट करो, कम से कम करो। या फिर आपने एक बार ले ली कि भैया इतने यूनिट से ज्यादा जो है ये पॉल्यूटेंट नहीं निकलना चाहिए। और NXC में अनइंटेंशनल अगर कोई प्रोडक्शन हो जा रहा है कहीं पे भी, तो वो जो है आपको यहाँ पे बंद करना है, क्लियर, यस। तो ये चीज आपके पास होती है। अब देखो इंडिया ने सर स्टॉकहोम कन्वेंशन ज्वाइन किया है कि नहीं किया है, तो ध्यान रखना इसमें एक चीज समझना कि इंडिया ने स्टॉकहोम कन्वेंशन ज्वाइन तो किया है, तो इंडिया हैज रेटिफाइड द स्टॉकहोम कन्वेंशन, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। बट एक चीज समझनी है इसमें, इसमें समझने वाला ये कैच पॉइंट है जो आपको कोई नहीं पढ़ाता, ठीक है, जो कोई नहीं पढ़ाता ना, अगर आप डायरेक्टली पढ़ोगे तो आपको समझ भी आएगा। यस सर, तो इंडिया रेटिफाइड, यस सर, इंडिया ने बोला है, बट एज पर आर्टिकल 25/4, 25 जा सॉरी 25/4, उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने ज्वाइन किया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब तक मैं साइन ना कर दूं ना, हाँ सर, तब तक तुम चाहे कितनी बातें कर लो मैं नहीं मानूंगा। यस, मतलब आप किसी भी पॉल्यूटेंट को मान लो इसमें से किसी भी एक कैटेगरी में रख देते हो, मान लो उन्होंने एल्ड्रीन को जो है वो एक कैटेगरी में रख दिया, और एकदम से आपको बोल दिया इंडिया तुमने हमारे साथ स्टॉकहोम कन्वेंशन को रेटिफाई कर रखा है, हमने जो है वो एल्ड्रीन को ए कैटेगरी में रख दिया है, चलो जल्दी से इसको एलिमिनेट कर दो, हम नहीं मानेंगे। भले ही हमने रेटिफाई कर रखा है मगर हम नहीं मानेंगे। यस, क्यों, क्योंकि हमने उनके 25 क्लॉज फ्लो 4 के अंदर हमने उनको साइन किया, मतलब
मतलब जब तक मैं साइन करके ये ना कह दूं, जब तक मैं खुद को लेकर के अग्री ना कर दूं कि हाँ ठीक है आपने एल्ड्रिन को कम करने के लिए इसको कैटेगरी ए में रख दिया है, हम भी साइन करके आपको बोलते हैं कि हाँ हम भी इसको एल्ड्रिन को जो वो कहते हैं ना कि एलिमिनेट करेंगे, तभी हम उसको जो है वो मानेंगे कि हम मतलब आपके उस डिसीजन को मानेंगे। क्लियर? अदरवाइज आप किसी भी पॉल्यूटेंट को किसी भी कैटेगरी में रखो, हम उसको जो है वो हम उसको पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। क्लियर? पॉइंट समझ आया ये सभी को? क्या आप मेरी बात का मतलब समझे कि सर इंडिया हैज रेटिफाइड द स्टॉकहोम कन्वेंशन इन 2006 एज पर द आर्टिकल 24 which enables it to keep itself in a default opt-out position, such that amendments in various annexes of the convention cannot be enforced on it unless an instrument of ratification, acceptance, approval, or accession is explicitly deposited with UN depository. क्लियर यहां तक सभी को? यस, क्लियर, समझ आया ये पॉइंट इसका? तो यूपीएससी ने क्या है कि आपको कई बार ये तो बात तो पूछ ली है, कई बार आपको यूपीएससी ने ये बात तो पूछ ली है, यस, कि स्टॉकहोम कन्वेंशन इंडिया ने साइन किया कि नहीं किया है? किया है। बट प्लीज ध्यान रखना उसके साथ साथ आर्टिकल 24 बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको कि इंडिया ने साइन किया है, मगर इंडिया ने 24 आर्टिकल 25 भी ध्यान रखा है, जिसमें उसको क्या मिलता है, उसको ऑप्ट आउट पोजीशन मिलती है कि आप जो है यहाँ से ऑप्ट आउट जो कर सकते हो। कहाँ से? किसी भी पॉल्यूटेंट को किसी भी एनेक्स में रखा है तो उससे। यस, कि जब तक आपने खुद ने कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन साइन नहीं किया तब तक हम उसको माने या ना माने वो हमारी मर्जी है, हमारे ऊपर वो मतलब वो कहते हैं ना कि लागू नहीं होता। क्लियर यहाँ तक? यस, आर वी गुड विद दिस थिंग? सभी को समझ आया ये इस पॉइंट का मतलब क्या है? यस, स्टॉकहोम कन्वेंशन में इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर हाँ किसी पॉल्यूटेंट को लेकर के अगर इनमें से कोई कभी भी कोई न्यूज वगैरह आती है तो आपको उसको जरूर पढ़ लेना है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट स्टॉकहोम कन्वेंशन। यस, चलो ठीक है। अब एक छोटा सा करंट अफेयर्स बताता हूं मैं इसका। क्या हुआ था 2019 के अंदर, इसके अंदर कुछ पॉल्यूटेंट्स इसकी एनेक्स ए की कैटेगरी में रखे गए। ठीक है, जिसमें एक तो आपके पास है डाइकोफोल, ठीक है, और एक आपके पास है परफ्लोरोऑक्टेनिक एसिड, परफ्लोरोऑक्टेनिक एसिड। अब देखो बाकी नाम अगर भूल जाओ तो भी चलेगा, मगर ये नाम बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि ये करंट अफेयर्स वाले नाम है। ठीक है, रिसेंटली एडेड वाले नाम है, डाइकोफोल एंड परफ्लोरोऑक्टेनिक एसिड, डाइकोफोल एंड परफ्लोरोऑक्टेनिक एसिड। ये यहाँ तक बस यही था, स्टॉकहोम कन्वेंशन ही था जो सबसे बड़ा था, इसी को पढ़ने में हमें 30 मिनट लग जाए, बाकी तो सब बेचारे छोटे छोटे से कन्वेंशन। यस, तो अगर मैं आपकी अब इस वाली स्लाइड के ऊपर आ जाता हूँ। यस सर, स्टॉकहोम कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड विद परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। बस ये याद आते ही सब याद आ जाएगा, ये याद आते ही सब कुछ याद आ जाएगा। चलो सर नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा है आपके पास? नेक्स्ट आपके पास आएगा जिसे हम बोलते हैं बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन, ठीक है, तो बेसल कन्वेंशन को समझना है। रेडी? चलिए सर, नेक्स्ट हेडिंग आपकी बन जाएगी बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन है कि भाई क्या होता है कि एक कोई आपने वो एक मूवी देख रखी है क्या? किसकी मूवी है, किसकी मूवी है, किसकी मूवी है? एक साउथ इंडिया की मूवी है जिसमें क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया से एक विलन होता है जो इंडिया में ना वेस्ट डालता रहता, अपना डंप करता रहता है ना। उस मूवी का मुझे नाम याद नहीं रहा। उसमें जो हीरो होता है, दैट हीरो इज आई गेस, उसका हीरो का नाम है शायद वो है आरआरआर वाला जो हीरो है वही है ना, उसका नाम सूर्या है क्या? तो हाँ, मेडिकल वेस्ट वाली मूवी, यस यस यस, मेडिकल वेस्ट वाली मूवी, मेडिकल वेस्ट वाली मूवी है। हाँ, सूर्या सूर्या सूर्या, वो जिसकी सिंघम मूवी है, सिंघम मूवी है, साउथ वाली सिंघम जिसकी है। हाँ, सूर्या सिंघम 3, हाँ वही वही वाली। तो वो क्या हो रहा होता है एक्चुअली, वो हो रहा होता है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट। यस, वो क्या हो रहा होता है,
तो उस मूवी में क्या बताया गया है कि यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट हो रहा है ना, यहाँ का वेस्ट यहाँ पर ला करके डंप किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे ला करके उसको डंप कर रहे हैं। ऐसी चीजों को देखने के लिए आपके पास है बेसल कन्वेंशन। अब देखो मैंने कहा ना, मूवी देखना यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी फ्री हो ना, हाँ सर आपके लेक्चर हम बाद में देखेंगे सर, मैं ना सर पीएसआईआर का कोर्स ले ही नहीं रहा सर, मैं ना सर मेंबरशिप ले ही नहीं रहा सर, मैं ना मूवी देखूंगा सर, है ना। आप कहते हो मूवी देखने से यूपीएससी होती है, अरे मूवी देखने से यूपीएससी में जो चीजें याद करनी है वो अच्छे से होती है ना। आप वहां पे रिलेट किया करो, ये कह रहा हूँ मैं, कोर्स नहीं लोगे तुम, बताओ। चलो सर, तो ये चीज होती है। सो बेसल कन्वेंशन किससे रिलेटेड हुआ सर? बेसल का सर स्पेलिंग ही गलत लिख देते हो आप एक तो। यस, तो आपके पास है बेसल कन्वेंशन, एंड दिस बेसल कन्वेंशन इज अबाउट, लिखना इसको, इट इज ऑन ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट। यस, ऑन ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट, ये याद रखना है आपको। क्लियर? अब देखो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो याद रखना है आपको। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर यूएस ने इसको जो है वो, यूएस ने जो है यहाँ पे सर अपने साइन तो कर दिए, यूएस हैज साइंड इट, बट ध्यान रखना इट हैज नॉट रेटिफाइड इट, ठीक है, इसमें जो है इसको रेटिफाई जो है आपके पास यहाँ पे नहीं किया। सेकंड पॉइंट आपके पास आता है वेस्ट, इसमें कौन कौन से इंक्लूड है, कौन कौन से इंक्लूडेड वेस्ट आपके पास है। तो कौन कौन से हो जाएंगे? सबसे पहला बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है, बायोमेडिकल एंड हेल्थ केयर वेस्ट, ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई ऑयल वगैरह आपने यूज किया है तो यूज ऑयल भी आपके पास एक वेस्ट की तरह है। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स ये भी है। तो मान लो अगर जैसे आपके पास क्वेश्चन आया ना कि परसिस्टेंट, इनमें से कौन से कन्वेंशन है जो कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, या उससे रिलेटेड है, तो सिर्फ स्टॉकहोम को ही नहीं देखना है आपको, उसमें बेसल कन्वेंशन को भी देखना है, क्योंकि ये भी पीओपी को एड्रेस करता है। यस, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। फिर आपके पास पीसीबी आ जाएगा। सर पीसीबी क्या हो गई? वही पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल। यस, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, ठीक है, ये लिखते चले जाना, यही मेन मेन चीजें जो याद रखनी है आपको। उसके बाद आपके पास केमिकल वेस्ट आ जाएंगे। यस, ई वेस्ट को कैसे भूल सकते हो आप, ई वेस्ट भी जो है आपके पास आ जाएगा। यस, ई वेस्ट भी जो है आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। यस, अब मान लो आपके यहाँ पे कोई शिप है, ठीक है, आपके यहाँ पे जो है वो कोई शिप है, ठीक है, दिमाग लगाया देखो किसी ने, कि मान लो यहाँ पर जो है आपकी एक शिप पड़ी है। अब वो शिप जो है वो खराब होने वाली है। अब खराब हो गई तो क्या करोगे? कचरे का। हाँ सर, तो आपने क्या किया, एक मैकेनिक को इसको बोला कि बस तू चालू कर दे। चालू कर दी मैकेनिक ने, आपने उस शिप को चालू करके 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 सीधा इधर ना, क्या है आपके पास सर? अफ्रीका है सर, हाँ, अफ्रीका के यहाँ लाए और यहाँ पे खराब हो गई। यस सर, फिर अफ्रीका वालों ने बोला कि चलो भैया खराब हो गई है तो वापस लेकर के जाओ आपकी। आपने बोल दिया ना, कैसे लेके जाए, खराब हो गई है तो। बोले ठीक करा लो, बोले हम नहीं कराते, हमारे पास पैसा ही नहीं है इतना ठीक कराने का। यस, मतलब सर आपने अपना वेस्ट वहां पे डंप कर दिया ना, लीगली, मतलब मजबूरन, मजबूरन था कि मैं तो लेकर के आया था, वापस लेके जा रहा था, पर शिप खराब हो गई, मैं क्या करूं। यस, दिमाग लगा लिया ना आपने, दिमाग लगा लिया आपने। अब हो सकता है इसमें मेडिकल वेस्ट तो बहुत सारा हो सकता है, इस शिप के अंदर जो है वो और भी किसी तरीके का कोई केमिकल वेस्ट तो बहुत सारा। यस, आप वहां पे ले गए और आपने बोल दिया शिप खराब हो गई, सर क्या करें। यस, नहीं लेके जा सकते। तो कोई भी शिप, कोई भी ऐसी शिप जिसको आप बिल्कुल डिसमेंटल करने वाले ही हो, उसको भी ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट कराना इसके अंदर जो है वो बैन किया गया। अब सोचो क्या आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे होते और अगर ये वाला पॉइंट आ जाता तो आप यस कहते क्या कभी भी? यस, यस कहते क्या? आप सोचो जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो कहाँ हद तक, किस हद तक जाकर के सोचते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो किस हद तक जाके सोचते हैं। तो एक यूपीएससी एस्पायरेंट को आप देख रहे हो ना, कि जो कलेक्टर होता है उसको किस हद तक जाके सोचना होता है, तब कहीं जाके आप बनोगे।
तो इतना आपका माइंड ना बिल्कुल डेवलप्ड होना चाहिए। यस सर। सो क्या हो गया यहाँ पे, 7th पॉल्यूटेंट कौन सा हो गया, शिप विच आर डेस्टाइन्ड फॉर डिसमेंटलिंग। ठीक है, और मैं यहाँ पे शिप को अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये शिप से रिलेटेड भी है, ये पीओपी से रिलेटेड भी है। कई बार ना ऐसे भी आ जाते हैं आपके पास कि शिप से रिलेटेड कौन कौन से कन्वेंशन से बताओ, मराइन पॉल्यूशन से। फिर मरकरी भी नहीं लेके जा सकते। सर मरकरी क्यों, सर मरकरी ने क्या बिगाड़ा है, अरे उससे मिनिमाता हो जाता है। अच्छा सर, फिर एस्बेस्टॉस भी नहीं ले जा सकते। तो ये सारे पॉल्यूटेंट्स जो है यहाँ पे बेसल कन्वेंशन के अंदर आपके पास यहाँ पे एड्रेस किए गए हैं। आई होप आपने इनके नोट बना लिए होंगे, लिख लिए सभी ने? यस, क्या आपने इनको लिख लिया है? यस सर, गुड सर। चलिए, जिसने नहीं लिखा वो फटाफट से अभी लिख ले, जिसने नहीं लिखा वो फटाफट से अभी लिख ले। गुड। इतना अच्छा होता है ना कि हम ना किसी स्टूडेंट के बारे में सोचते हैं कि यार वो स्टूडेंट आजकल क्लास में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और फिर हम एकदम से जाकर के उसका नाम चेक करते हैं और वो स्टूडेंट नाम में यहाँ पे दिख जाता है कि अरे यार सही है, क्लास ले रहा है वो। गुड, अप्रिशिएबल। यस, डेली क्लासेस लेनी है, मतलब लेनी है ना। धनतेरस है, वो तो दिन में खरीदना था, वो भी दिन में खरीदना था, रात में तो क्लास करेंगे ना। अपना पढ़ाई जरूर पढ़नी है, अपना काम जरूर करना है हमेशा। यस, गुड वन। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेम फॉर मानसी माली। मैंने कहा मानसी माली आजकल क्लास में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैंने देखा एकदम से, शी वॉज देयर इन द क्लास। गुड गुड मानसी, गुड। यस, चलो गुड वन। अभी तक मानसी माली का वापस कुछ आया नहीं, इसका मतलब वो शायद सिर्फ ज्वाइन करके तो नहीं बैठा है। नहीं नहीं, आया, थम्स अप आ गया। गुड, चलो याद हो गया यहाँ तक? यस, दो हो गए ना। चलो, तो अब देखो आपको ना इतना याद आ जाना चाहिए कि सर इसका मतलब यहाँ पे अगर बेसल कन्वेंशन लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे बेसल कन्वेंशन है, तो बेसल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? बेसल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? तो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना है। बट इसको याद किया तो ये तो नहीं भूले सर, स्टॉकहोम कन्वेंशन में पीओपी था, फिर पीओपी की डेफिनेशन के सर वो क्लोरीन सॉरी कार्बन बेस्ड केमिकल्स आपके पास होते हैं, लॉन्ग लाइफ होती है, एक्यूमुलेट होते हैं, टॉक्सिक हो जाते हैं, है ना। चारों तो पीओपी की डेफिनेशन। फिर सर 12 पीओपी की बात करी गई है इसमें। उसके बाद सर कौन कौन से होंगे सर? ड्रिन 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 वाले होंगे, फिर उसमें डीडीटी होता है, फिर उसमें एक टॉक्साफिन होता है, फिर उसमें सर हेक्साक्लोरोबेंजीन और क्या था, हेक्साक्लोरेन होता है। और उसके बाद सर एक तो क्या था, क्या था आपके पास वो बाइफिन बाइ पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल था। और एक आपके पास क्या था लास्ट में, क्या था, बेंजो बेंजो, हाँ बेंजो। तो बेंजो 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 वाले थे आपके पास ये। ठीक है, बस ऐसे याद हो जाते हैं। फिर सर उसमें ना एनेक्स इन पॉलीटेंट्स को 3 एनेक्सेस में रखा गया था, एनएक्स ए, एनएक्स बी और एनएक्स सी। एक को एलिमिनेट करना है, एक को रेस्ट्रिक्ट करना है, और दूसरे को तीसरे को क्या करना है, एनएक्स सी वाले को अनइंटेंडेड, कि अनइंटेंशनली अगर ऐसा कुछ भी हो गया तो वो जो है आप यहाँ पे क्या करोगे, उसको भी जो आपको खत्म करना है। फिर बेसल कन्वेंशन के ऊपर आ गए, उसमें क्या है, उसमें ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट है। डन, याद हो गया, बस इतना सा काम है। यस, तीसरा तीसरा इसी के साथ आपके पास आ जाता है रोटरडम कन्वेंशन। थर्ड आपके पास आ जाता है रोटरडम कन्वेंशन। रोटरडम कन्वेंशन, यस। अब देखो रोटरडम कन्वेंशन क्या कहता है। रोटरडम कन्वेंशन, ठीक है। अब देखो क्या चीज है कि यार कोई कंट्री है, सर इंडिया मत बनाओ सर, हमें वहम आ जाता है। हाँ ठीक है, समझ लो ना अब इस चीज को, देखो कि सर ये है कंट्री 1 और ये है कंट्री 2। ठीक है, कंट्री 1 के पास ना बहुत सारा फालतू का पड़ा हुआ लैंड है, फालतू लैंड है। कंट्री 1 कहती है, ठीक है, मान के मतलब कंट्री, इन कंट्रीज के बेस में, चलो सुनो, इन कंट्रीज के बीच में आपके पास यहाँ से यहाँ तक वेस्ट जो है वो आता जा रहा है। ठीक है, वेस्ट जो है आपके पास यहाँ पे आता जा रहा है। अब क्या होता है कि
आपने एक वेस्ट दिया, 1 टाइप ऑफ वेस्ट, फिर टाइप 2 ऑफ वेस्ट दिया, टाइप 3 ऑफ वेस्ट दिया, टाइप 4 ऑफ वेस्ट दिया, टाइप 5 ऑफ वेस्ट दिया, ऐसे करते ना आप बहुत सारा वेस्ट जो है आप इनको देते जा रहे हो। अब इस कंट्री 1 को पता ही नहीं कि भाई उसने आपको यहाँ पे डंप करने तो दिया है, पर आप यहाँ पे क्या डंप कर रहे हो ये पता ही नहीं आपको। यस, अब हर बार तो आप जा करके देख नहीं सकते कि भाई क्या डंप किया जा रहा है, क्या डंप किया जा रहा है, क्या डंप किया जा रहा है। तो रॉटरडैम कन्वेंशन के अंदर एक बात करी जाती है कि चलो ठीक है, हम डंपिंग अलाउड करते हैं कि एक कंट्री वाला, मान लो कोई कंट्री हो ना, उसके पास लैंड पड़ा है फालतू, वो कह देगा कि हाँ हाँ आप हमारे यहाँ पे आकर के डंप कर दो, हमको पैसा दे देना। भाई पैसा कमाएगी ना इससे कंट्री। यस, पैसा कमाती है इससे। आप देखते हो आज आप ना आपके शहर के बाहर देखो, बहुत सारी ऐसी जमीन होती है जिसके ऊपर शहर की पूरी गंदगी जाकर के वहां पे जो है वो डेली जो ट्रक्स जाते हैं और वहां पे पूरे कचरा वहां पे जो है वो उड़ेल करके आते हैं। अब वो जमीन किसकी है? सरकार की होती है क्या? यस, कई बार सरकार की होती है, कई बार सरकार उस जमीन को किराए पे भी ले लेती है। तो जिसकी जमीन सरकार ने ली उसको पैसा देगी ना। यस, अब उस आदमी के लिए तो जमीन खराब हो गई वो, तो कोई भी एग्रीकल्चर वाली जमीन थोड़ी ना सरकार खराब करेगी। जो पहले से खराब जमीन पड़ी होगी और किसी की होगी जिसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता फिलहाल, वो जमीन को दे देगा कि चलो ठीक है भैया यहाँ पे डंप आउट कर दो और क्या। यस, तो ऐसे पैसा भी मिलता है उससे। तो यहाँ पे बात आती है कि भैया आप कुछ भी डंप करो ना ऐसे, उससे पहले आपको एक प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना पड़ेगा। प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट मतलब अब C2 जो है, कंट्री 2 जो है, वो पहले कंट्री 1 को फोन करेगी कि कंट्री 1 मैं तुम्हारे यहाँ पे एक्स एक्स नाम का जो है वो सर, हाँ कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, तो एक्स एक्स नाम का जो है आपके पास यहाँ पे क्या कहते हैं जो वेस्ट भेज रहा हूँ। यस, आपके यहाँ से इन है ना, मैं इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ आपको, आपकी परमिशन हो तो हम भेजते हैं। क्लियर कि भाई आप बता दो, पहले बता दो कि यहाँ पे आप कौन सा वेस्ट जो है आप यहाँ पे भेज रहे हो। क्लियर? यस, या कौन सा केमिकल जो है आप यहाँ पे भेज रहे हो। अब मान लो कोई कोई एक केमिकल है, अब एक चीज सुनना, अब ये सिर्फ वेस्ट के ऊपर ही नहीं होता कि वेस्ट डंपिंग के ऊपर ही हो। मान लो अभी ना मैं एक क्रीम बना रहा हूँ, ठीक है, एक क्रीम मैंने बना ली, फेयर एंड सो लवली क्रीम। ठीक है, फेयर एंड सो लवली क्रीम, क्या आप उस क्रीम को लगाओ फिर आप उससे फेयर फेयर भी हो जाओगे एंड यू विल बिकम सो लवली। ठीक है, यस सर। अब मान लो उस क्रीम के अंदर ना मैंने एक बहुत ही भयंकर सा केमिकल यूज किया है। ठीक है, बहुत ही भयंकर सा केमिकल यूज किया है। वो केमिकल जो है आपने लगा तो लिया, मगर उसके बाद उसकी खुशबू या जो कुछ भी है या जो कुछ भी उसके अंदर है वो पॉल्यूटेंट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, अब देखो मैं क्या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा हूँ क्या? नहीं ना, मैंने थोड़ी ना वेस्ट भेजा है, मैंने तो क्रीम भेजी है जो कि वहां के लोग यूज करेंगे। वो वहां पे एटमोस्फियर में रिएक्ट करके कोई दूसरा पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस कर दे, उस समय मेरी क्या गलती है? यस, तो इस चीज को रोकने के लिए भी रोटरडैम कन्वेंशन आता है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट भेज रहे हो जिसके अंदर ऐसा कोई केमिकल है जो कि आगे जाकर के वहां पे कोई पॉल्यूटेंट जैसी चीज कर सकता है, तो आपको इसके लिए उस कंट्री को इन्फॉर्म करना पड़ेगा पहले कि हम एक फलाना प्रोडक्ट आपकी कंट्री के अंदर बेच रहे हैं और उस बेचने की वजह से वहां पे ये पॉल्यूटेंट्स आपके पास यहाँ पे निकल सकते हैं। क्लियर? समझ आए बात? प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट का क्या मतलब हुआ कि भाई आपको इन्फॉर्म करना है कंपनी को, मतलब कंट्री को, कि आपके यहाँ पे जो है हम लोग ये अपना बाय प्रोडक्ट अपना प्रोडक्ट जो है वो भेज रहे हैं जिसकी वजह से ये पॉल्यूशन वाली चीज आपके पास हो सकती है। मान लो कोई केमिकल भेज रहे हो आप। यस, इस तरीके की चीज समझ आया? व्हाट इज रोटरडैम कन्वेंशन? इट इज अबाउट प्रायर इन्फॉर्म्ड ये कंसेंट, कि भैया आपको पहले जो है वो प्रायर इन्फॉर्म करना है। अब देखो आपके पास यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या है, रोटरडैम कन्वेंशन के अंदर भी बहुत सारे एनेक्सेस बनाए गए हैं। ठीक है, बाकी सारे एनेक्सेस छोड़ दो, इसके अंदर एक एनेक्स होता है जिसको हम बोलते हैं एनेक्स 3। ठीक है, इसके अंदर एक आपके पास एनेक्स होता है जिसको बोलते हैं एनेक्स 3। ये तो उसमें एक केमिकल्स की लिस्ट दी गई है, एनेक्स 3 केमिकल्स। ठीक है, अब इसको समझना, इसके अंदर आपके पास पेस्टिसाइड्स आ जाएंगे, इंडस्ट्रियल केमिकल्स आ जाते हैं, ऐसे केमिकल्स अगर दो, देखो क्या होता है, मान लो एक कोई कंट्री 1 है, उसने बोल दिया कि भैया ये एक्स नाम का केमिकल हमारे यहाँ पे मत भेजना। ठीक है, फिर कोई कंट्री 2 है, उसने भी बोल दिया कि ये एक्स नाम का केमिकल जो है हमारे यहाँ पे मत भेजो।
अगर 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज ने किसी एक केमिकल के लिए मना कर दिया कि भैया हम जो है इस केमिकल को हमारे यहाँ पे बैन कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटिंग जो है वो आपके पास यहाँ पे है, तो इस केमिकल को सीधा ये लोग उठा करके अपनी NX3 कैटेगरी के अंदर जो है वो रख देते हैं। क्लियर, समझ आया व्हाट इज NX3? यस, अगर किसी भी केमिकल को 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज जो है आपके पास बैन कर देती है, तो ये लोग क्या करते हैं, उस केमिकल का नाम सीधा अपनी NX3 की कैटेगरी में रख देते हैं। यस, लिख लेना, इसमें क्या होगा, इफ, लिख लीजिए, द केमिकल वेस्ट दैट हैव बीन बैंड, द केमिकल वेस्ट that has been banned by 2 or more than 2 countries will be included in Annex 3. Yes, अगर ऐसा कोई है तो उसको उसके NX3 के अंदर रखा जाता है, जिसको 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज ने बैन कर दिया। ये डेफिनेशन पूछ ली जाती है कई बार कि NX3 में कौन से केमिकल्स जो है वो आते हैं। अब मान लो अगर कोई NX3 के अंदर कोई केमिकल आ गया, तो उसको तो अब आप ऐसे ही, उसमें सिर्फ प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट काम नहीं करेगा कि आपने बता दिया कि मैं ये वाला केमिकल भेज रहा हूँ तो मैं भेज दूं क्या, है ना, परमिशन ले लो, सिर्फ उसमें वो वाली चीज नहीं होगी। उसमें अगर कोई भी एक केमिकल NX3 की कैटेगरी में आ गया, तो आपको उसके साथ एक पूरा डिसीजन गाइडेंस डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। यस, क्लियर, तो उसमें क्या देना पड़ता है आपको, अगर वो आपको अब किसी भी कंट्री में भेजना है ना, तो फिर आपको प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट तो देना ही पड़ेगा, प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट तो लेना ही पड़ेगा, मगर इसके साथ साथ एक डिसीजन गाइडेंस डॉक्यूमेंट भी देना पड़ता है। जिसमें आप सारी बातें करोगे, इसको यूज कैसे करना है, इसको बाद में डंप आउट कैसे करना है, इस पॉल्यूटेंट को कम कैसे करना है, सारी चीजें आप इसमें बताओगे। क्लियर, ये होता है रॉटरडैम कन्वेंशन। सो व्हाट इट इज अबाउट प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ठीक है, उसके बाद इसमें ध्यान रखना है NX3 केमिकल्स की लिस्ट, है ना, नाम याद करने नहीं बैठना है, बट ये कैटेगरी ध्यान रखना है कि इसके अंदर एक NX3 करके केमिकल्स होता है, जो क्या करता है, अगर 2 या 2 से ज्यादा कंट्री ने किसी भी केमिकल को बैन किया है तो वो सीधा इस कैटेगरी में आ जाता है। बस इतना सा याद रखना है। और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, कोई बात नहीं, होगा ना तो होने दो, बस डिसीजन गाइडेंस डॉक्यूमेंट दे देना साथ में। ठीक है, ये चीज तो हमने क्या पढ़ लिया, और हमने पढ़ लिया सर रोटरडैम कन्वेंशन। रोटरडैम कन्वेंशन इज अबाउट, सर इट इज अबाउट प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। यस, तो अब देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया। सर हमने सबसे पहले पढ़ा है स्टॉकहोम कन्वेंशन। यस, उसके बाद सर हमने देख लिया है आपके पास बेसल कन्वेंशन, और बेसल के बाद तो है जो है हमने देख लिया सर रोटरडैम। ठीक है, जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है सर, इसके अंदर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट की बात करी गई है। इन टोटल 12 तरीके के पॉल्यूटेंट की बात करी गई है। और फिर यहाँ पर सर आपके पास है NX-A, फिर NX-B, और फिर सर NX-C। ये याद रखना है। NX-A वाले जो है उनको तो सर एलिमिनेट कर देना है, NX-B वालों को सर रेस्ट्रिक्ट कर देना है, और NX-C वालों का अनइंटेंडेड पॉल्यूटेंट, अनइंटेंडेड जो आपके पास हो रहा है प्रोडक्शन, उसको जो है हमको खत्म कर देना है। चलो ठीक है सर। फिर बेसल वाला आएगा। बेसल वाला क्या है सर, बेसल वाला है कि भैया अपना वेस्ट अपने तक ही रखो, उसको हमारे यहाँ पे मत लेके आओ। मतलब सर ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट। इसमें बाकी सारे वेस्ट तो याद आ जाएंगे, मगर ये ध्यान रखना कि शिप अगर कोई डिसमेंटलिंग के है तो वो भी है, एंड एस्बेस्टॉस भी इसमें रखा गया है, ये भी ध्यान रखना। एस्बेस्टॉस भी आपके पास इसमें होता है, ये भी ध्यान रखना है। फिर सर रोटरडैम आएगा। रोटरडैम कहता है कि तो अगर तुमको ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट करना है, फिर भी अगर तुमको ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट करना है, या अगर मान लो तुम ऐसा कोई प्रोडक्ट भेज रहे हो जो वहां पर जाकर के अगर कोई इसी तरह का कोई भी पॉल्यूशन कर सकता है, तो फिर आपको यहाँ पे प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो है वो ले लेना है। ठीक है, और इसके अंदर किसकी बात करी गई है, इसके अंदर एक NX3 केमिकल्स की बात करी गई है। ठीक है, ऐसे केमिकल्स जो कि आपके पास NX3 कैटेगरी में आते हैं, वो कौन आएंगे, अगर C1 C2 प्लस, यानी 2 या 2 से ज्यादा अगर कंट्रीज ने अगर बैन कर दिया किसी भी केमिकल को, तो वो आपके पास यहाँ पे NX3 की कैटेगरी के अंदर जो है वो आ जाता है। यस, वो आपके पास NX3 की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। क्या याद हो गया आप सभी को ये?
कितना अच्छा तरीका है, सारा टॉपिक खत्म। यस सर, खत्म नहीं हुआ अभी, अभी और पढ़ना बाकी है। हाँ और पढ़ेंगे, पहले ये तो याद हो जाए। यस, पहले ये तो याद हो जाए। चलिए सर, डन यहाँ तक। यस, चलो सर, तो आगे पढ़ते हैं। तो सर क्या हुआ फिर, अब आगे जाकर के आपके पास एक कन्वेंशन आता है जिसका नाम है मिनी माता कन्वेंशन। सर मिनी माता कन्वेंशन वो भी यहाँ पे आएगा? अरे तो मरकरी भी तो एक पॉल्यूटेंट है। हाँ, तो लिस्ट बनाएंगे तब तो पूरी बनाएंगे ना। हाँ सर, ये बात भी सही है सर। तो यहाँ पे आ जाता है आपके पास मिनी माता कन्वेंशन। अब इसमें मैं ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं। मिनी माता कन्वेंशन में क्या आता है सर, इट इज रिलेटेड विद मरकरी, बस इतना से याद रखना है। इट इज रिलेटेड विद मरकरी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें मिनी माता डिजीज हो जाती है, इसलिए। क्लियर? जैसा फिर आपके पास यहाँ पे एक, फिर आपके पास यहाँ पे, अरे कहाँ गया? यस सर। सर आपने ना ब्लू पेन नहीं लेना है, रेड पेन लेना है। पेन लिया, और फिर रेड पेन लिया, और फिर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा लंदन डंपिंग कन्वेंशन। यस, लंदन डंपिंग कन्वेंशन। अब सर ये लंदन डंपिंग कन्वेंशन जो है वो क्या है, तो समझो। क्या होता है ना कि अपने यहाँ पे वो कहते हैं ना कि तुम डाल डाल तो मैं पात पात, है ना। तुम एक कानून बनाओ, हम उस कानून को तोड़ने के दो रास्ते बनाएंगे, है ना। आप एक कानून बनाओ, हम उस कानून को तोड़ने के दो रास्ते बनाएंगे। तो देखो ये वाली बात आपको याद आनी चाहिए कि सर हमने अभी अभी बोला था कि मान लो ये कंट्री है, यहाँ पे एक शिप पड़ी है, ठीक है सर, और ये शिप हो गई खराब, ठीक है सर। तो हमने अभी तक कहानी देखी थी कि शिप को तुम यहाँ पे लेकर गए और आपने यहाँ पे जाके बोल दिया कि अब ये खराब हो गई, हम इसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। यस सर। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम इस शिप के अंदर बहुत सारा पॉल्यूटेंट डाला तुमने इंटेंशनली, और यहाँ पे गए और यहाँ जाके बोल दिया कि भैया शिप खराब हो गई है, शिप डूब रही है, ठीक है। शिप खराब हो गई, शिप डूब गई, और आपने शिप को पूरा पूरा डुबो दिया। तो इससे क्या हुआ, क्या दिक्कत हो गई? इससे दिक्कत ये हुई कि भैया यहाँ पे जो ब्लू है, पानी 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 पानी, एंड देन भी पानी 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 पानी, आ जाओ अंदर। ये सर, तो जो बीच पे लोग पार्टी कर रहे थे ना सर, यहाँ पे बीच में, हाँ सर, उनको दिक्कत हो गई। ओहो सर, मराइन पॉल्यूशन हो गया। यस, मराइन पॉल्यूशन हो गया। यस, यहाँ पे क्या हो गया, मराइन पॉल्यूशन हो गया। तो इसको रोकने के लिए आपके पास ये लंदन डंपिंग जो है वो आपके पास कन्वेंशन जो है वो बना है। क्लियर? कि कई सारे देशों ने होशियारी करी कि अपने शिप के अंदर सारा पॉल्यूटेंट डाला, बीच मझधार लेकर के गए और बोला आइला शिप तो खराब हो गया, मना कर रहा है, आगे चलेगा ही नहीं, चलो चलो जल्दी से कूदो। वो कूद के वो तो वापस आ गए और शिप को जो है वहीं पे खत्म, वो कहते हैं ना, डुबवा दिया। तो इससे दिक्कत क्या हुई? इससे दिक्कत हुई मराइन पॉल्यूशन की। यस, जो ये मछलियां वगैरह आपके पास होती है वो आपके पास मरने लग गई है ना, वहां की जो मराइन बायोडाइवर्सिटी है वो पूरी खराब हो रही है इससे। तो कई सारे लोग होते हैं ना, हमको फेमस रहने के लिए कुछ करने का है, तो बोले क्या करेगा? बोले हम पॉल्यूशन को कंट्रोल करेगा। बोले सारा पॉल्यूशन कंट्रोल किया जा चुका है, तुम क्या करेगा? बोले मैं ना मराइन पॉल्यूशन को कंट्रोल करेगा। यस, तो बोले तुम्हारा उससे क्या लेना देना है? बोले हमको फेमस होने का है, लेन देने का कोई मतलब ही नहीं है। कुछ तो लेके आए, यूपीएससी का सिलेबस बढ़ाए। यस सर, तो उन्होंने जो है ये काम कर दिया आपके पास यहाँ पे। तो मराइन पॉल्यूशन को लेकर के आपके पास यहाँ पे बात आ जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सर जो लंदन डंपिंग कन्वेंशन है, यस, ये किससे रिलेटेड है सर? इट इज प्रिवेंशन ऑफ मराइन पॉल्यूशन। इट इज अबाउट प्रिवेंशन ऑफ मराइन पॉल्यूशन। यस, अब देखो, इसने बोला कि बताओ सारे कन्वेंशन में क्या हो रहा है। बोले सर सारे कन्वेंशन में ना सिर्फ बातें नहीं करी जाती है कि हम पीओपी को जो है वो खत्म कर देंगे, या हम वेस्ट के ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट को रोक देंगे। सर वहां पे ना कैटेगरी बनाई जाती है, लिस्ट बनाई जाती है अलग अलग, जिसके थ्रू वो लोग पॉल्यूटेंट्स को खत्म करते हैं, या बिल्कुल खत्म करना है, रेस्ट्रिक्ट करना है, या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को खत्म करना है, वो बताते हैं। बोले ठीक है, हम भी एक लिस्ट बनाएगा। तो लंदन डंपिंग वालों ने भी आपके पास यहाँ पे क्या करी, दो लिस्ट दे दी, ठीक है।
इन्होंने भी जो है आपके पास 2 लिस्ट दे दी। यूपीएससी प्लीज ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। इन्होंने 2 लिस्ट दे दी। एक लिस्ट दी जिसका नाम है ब्लैक लिस्ट। फिर क्या बात कर रहे हो आप, ब्लैक लिस्ट को ब्लू के पेन से लिख रहे हो, कोई बात नहीं ना, ठीक है, हाँ सर। और एक लिस्ट दी जिसको बोलते हैं ग्रे लिस्ट, ठीक है। एक तो है ब्लैक लिस्ट और एक है ग्रे लिस्ट। यस। अच्छा, तुमने कभी सुना है कि किसी को देश से ना ब्लैकलिस्ट कर दिया गया? आज अगर मैं किसी स्टूडेंट को हमारी क्लास से ब्लैकलिस्ट कर दूं तो उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब होगा वो अब मेरी क्लास में नहीं आ सकता। यस, वो अब मेरी क्लास में नहीं आ सकता, ठीक है। और आप सारे लोग पूरी जिंदगी अपनी अपनी क्लास में ना, आपको पता है, ग्रे लिस्टेड रहे हो, ग्रे लिस्टेड रहे हो। तो ग्रे लिस्टेड का क्या मतलब होता है? देखो, ग्रे लिस्टेड का मतलब होता है आप लोग हमेशा अपनी क्लास में जाते थे, फिर आप बैठ जाते थे, फिर आप मैडम पूछता था मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन मैम, फिर वो आपको बोलती थी हाँ यस कम इन, और तब आप वहां पे आते थे। यस। इसका मतलब क्या हुआ? बिना पूछे आप वहां पे नहीं जा सकते थे, है ना। क्लास में बिना परमिशन के आप नहीं जा सकते, बट एक बार परमिशन मिल गई फिर तुम जा सकते हो, है ना। परमिशन मिल गई तो फिर आप क्लास में आके बैठ सकते हो। तो इसका मतलब आप क्या हुए? आप ब्लैक लिस्टेड नहीं हुए, आप ग्रे लिस्टेड हुए। आप हमेशा क्लास में ग्रे लिस्टेड रहे हो, बट मेरी क्लास में आप किसी भी लिस्ट में नहीं हो। आप आराम से आ सकते हो, जब मर्जी आए, जब मर्जी आए जाओ, है ना। मैं ना तो कभी किसी को बोलता हूँ कि तुम इतना लेट क्यों आए हो, ना मैं आप लोगों को पानी पीने की परमिशन देता हूँ, है ना। आपकी जब मर्जी आए पानी पीने चले जाते हो, जब मर्जी आए किसी का फोन उठाने चले जाते हो। तो ये जो ऑनलाइन क्लास में आप चेक क्या चल रहे हो, वो क्या चल रहा है? वो कोई ग्रे लिस्ट में नहीं है ना। आप अपनी मर्जी के मालिक हो, जब मर्जी आए गए, जब मर्जी आए आए। डन। तो आर यू हियर इन ग्रे लिस्ट? नो सर। तो ग्रे लिस्ट का मतलब समझ आया क्या है? विद परमिशन, परमिशन के साथ आप चीजें कर सकते हो। बट ब्लैक लिस्ट का मतलब बिल्कुल कर ही नहीं सकते हैं। मतलब जो पॉल्यूटेंट्स ब्लैक लिस्ट में आपके पास हैं, उनका बिल्कुल प्रोहिबिशन है। दे आर फुल्ली प्रोहिबिटेड, दे आर फुल्ली प्रोहिबिटेड, कि भैया ये तो पॉल्यूटेंट्स जो है वो आपके पास यहाँ पे मराइन में आप, है ना, डाल ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं। यस, ऐसे पॉल्यूटेंट्स, अब देखो ये कौन से होंगे ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो कि बायो एक्यूमुलेशन कर देते हैं, है ना। एक मछली के अंदर गया, दूसरी मछली में जाएगा, तीसरी मछली में जाएगा। सर ऐसे मत बोलो सर, ऐसे बोलो, एक मछली में गया छपाक, फिर 2 मछली में गया छपाक छपाक, फिर तीसरी मछली में गया छपाक छपाक छपाक, है ना। अब मैं कोई गेम थोड़ी ना खेल रहा हूँ जब ऐसे बोलूंगा। आपको पता है, व्हेन आई वेंट टू कसौल ट्रिप, तो वहां पे ना मेरे से एक गेम खिलवाया, बताओ मैंने वो गेम खेला है ना। मैं वहां पे आई सीरियसली, मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था मैं ये काम करूंगा। बट अब जब आप ग्रुप में होते हो ना, जब आप ऐसे दोस्तों के साथ होते हो, वहां पे आप कुछ भी करते हो। वहां पे खाली बैठे काम से क्या करते हैं, तो हमने भी वो गेम खेला। एक मछली पानी में गई छपैक, फिर 2 मछली पानी में गई छपैक छपैक, फिर 3 मछली पानी में गई छपैक छपैक छपैक। हाउ सिली, सीरियसली। सर आप तो ना मतलब सिली ही सिली हो। हाँ हाँ, सिली सिली से ना वो गाना याद आ गया। आपने वो गाना सुना है क्यों? एजो सिली सिली ऑन दी हवा कितने कोई रौंदा होएगा। इट्स अमेजिंग सॉन्ग। नहीं सुना? सुना है किसी ने? एजो सिली सिली ऑन दी हवा कितने कोई रौंदा होएगा। अमेजिंग सॉन्ग, बहुत प्यारा। चलो सर। यस। चलो सर। तो ब्लैक लिस्ट में कौन होते हैं? ब्लैक लिस्ट में आपके पास वो होते हैं विच आर प्रोहिबिटेड। बट ग्रे लिस्ट में क्या होगा? ग्रे लिस्ट में आपके पास होता है डंपिंग विद परमिट, कि अगर आपने परमिशन ले ली तो आप डंप आउट कर सकते हो। तो डंपिंग विद परमिट, प्लीज ध्यान रखना, यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि अगर कोई पॉल्यूटेंट ग्रे लिस्ट में है तो उसका क्या मतलब है। अगर कोई पॉल्यूशन रोटरडैम कन्वेंशन के एनेक्स 3 में है तो उसका क्या मतलब है। ठीक है, यूपीएससी सब ये यहाँ तक सब पूछता है। यस। क्लियर। चलो सर। इंडिया ने ना एक बात कही। सर इंडिया ने क्या बात कही? इंडिया ने कहा हम मानते ही नहीं। तो मतलब प्लीज ध्यान रखना, इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ लंदन डंपिंग कन्वेंशन। यस, इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ लंदन डंपिंग कन्वेंशन।
यस, इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ लंदन डंपिंग कन्वेंशन। अब ना नादान परिंदे होते हैं जो सवाल पूछते हैं कि सर इंडिया जो है लंदन डंपिंग कन्वेंशन का पार्ट क्यों नहीं है। इसका मतलब सर इंडिया जो है वो मराइन पॉल्यूशन करना चाहता है। इसका मतलब सर इंडिया जो है वो क्या कहते हैं जो पॉल्यूटेंट मतलब क्लाइमेट चेंज को रोकना नहीं चाहता। यस, एक एक बार मैं पहले एनवायरमेंट ऐसे ही डिस्कस कर रहा था, तो एक बार एक स्टूडेंट से मैंने ऐसे ही पूछा, मतलब वो एक ऐसी यही वाली बात जब लंदन डंपिंग कन्वेंशन पढ़ा था तो वहीं पे वो बात बीच है ना, बीचेस के ऊपर सर बियर सर बेस सर ऐसे होता है, तो वहां पे सर बियर की वजह से सर वो पॉल्यूशन होता ही होता है ना सर। इस वजह से सर इंडिया ने साइन नहीं किया। सर इंडिया ना सोचता है टूरिज्म को प्रमोट करता है इसलिए। मैंने कहा नादान परिंदे कैसे कैसे आंसर करते हो तुम यार, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो सीरियसली मतलब कुछ भी बोलना है कि सर वो बीच के ऊपर सर बियर पीते हैं ना सर, इस वजह से सर वो पॉल्यूशन तो होगा ही होगा ना सर वहाँ पे, इस वजह से सर ये है। तो उसको सर इंडिया क्या है टूरिज्म को प्रमोट करता है। मैंने कहा यार मतलब कैसे सोच कैसे लेते हो ऐसे यार। होता है मतलब आदमी की सोच है, कहीं नहीं रहता है। इंडिया ने इसको साइन नहीं किया। इंडिया ने साइन क्यों नहीं किया सर, तो मैंने ना मोदी जी से पूछा। मैंने कहा मोदी जी इंडिया ने साइन जो है वो क्यों नहीं किया। तो इंडिया में मोदी जी ने कहा कि समझो इसको। बोला हाँ सर। बोले जो लोग एवरेस्ट चढ़ लेते हैं ना, हाँ सर, उनको छोटी मोटी पहाड़ियां चढ़ने की जरूरत नहीं होती है। बात समझ आई आपको? जो लोग एवरेस्ट चढ़ लेते हैं उनको छोटी मोटी पहाड़ी चढ़ने की जरूरत नहीं होती है। मैंने कहा मोदी जी बात तो ठीक है, मगर मतलब तो समझाओ इसका। यस। तो बोले जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं ना, हाँ सर, उनको छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी की जरूरत करनी होती नहीं है। यस, समझ आई बात? मैंने कहा मोदी जी आपकी दोनों बातें मुझे समझ आ रही है, पर मतलब तो समझाओ। मैं रिलेट नहीं कर पा रहा कि यहाँ पे मतलब क्या है। बोले ना अगर आप क्रोनोलॉजी देखते हो ना, क्रोनोलॉजी, हाँ सर, तो क्रोनोलॉजी के अंदर इतिहास के अंदर सॉरी इतिहास, अगर आप इतिहास देखते हो तो इतिहास में जो लंदन डंपिंग कन्वेंशन हो आया था वो 1975 में आया था। मैंने कहा ठीक है मोदी जी अच्छी बात है। बोले इसीलिए हमने इसको साइन नहीं किया। मैंने कहा मोदी जी मतलब 1975 में मतलब इसका मतलब मैडम थे तो इमरजेंसी थी तो मतलब ऐसा मतलब क्या हो गया, मतलब इतनी इतनी दुश्मनी कि हम लंदन डंपिंग कन्वेंशन साइन नहीं करेंगे। बोले अरे तुम समझ नहीं रहे हो, वो 1975 में आया है इसलिए हमने उसको साइन नहीं किया। तो मैंने कहा क्या गुनाह क्या हो गया अगर उससे वो 1975 में आया तो। टाइम था इससे पहले। मैंने कहा वाह मोदी जी वाह, ठीक है क्या बात है 1973 से पहले आता है, बिल्कुल सही बात है, क्या दिक्कत क्या हुई तो। बोले 1973 के अंदर एक कन्वेंशन आया था जिसको बोलते हैं मार्पोल कन्वेंशन। ठीक है, वी आर अ पार्टी टू मार्पोल कन्वेंशन। ठीक है, वी आर अ पार्टी टू मार्पोल कन्वेंशन। तो बोले जब मैंने एवरेस्ट चढ़ लिया तो मैं छोटी मोटी पहाड़ियां क्यों चढ़ूं। मतलब जब हमने मार्पोल कन्वेंशन जो कि ओवरऑल मराइन पॉल्यूशन को एक बड़े लेवल के ऊपर डील करता है, जब मैंने उसे साइन कर लिया तो मैं अब लंदन डंपिंग कन्वेंशन को क्यों साइन करूं। बात समझ आई? यस। तो जब हम ये प्लीज समझना, बहुत सारे यूपीएससी आज अपना कई सारों को पूछ लोगे ना, उनको पता होगा कि इसको साइन किया इसको साइन नहीं किया, बट ये नहीं पता होगा कि इसको साइन क्यों नहीं किया। अरे भाई जब पहले हम वो कर चुके हैं तो हम इसको साइन क्यों करेंगे। यस। तो 1973 के अंदर जब मार्पोल कन्वेंशन हुआ था तो हमने उसको ही साइन कर लिया। जब हमने इतने बड़े, जब हम एवरेज चढ़ चुके हैं तो हम छोटी मोटी पहाड़ियों की चिंता क्यों करेंगे। तो उन्होंने बोला जब हम मार्पोल कन्वेंशन को साइन कर चुके हैं तो फिर हम लंदन डंपिंग कन्वेंशन को क्यों साइन करेंगे। क्लियर सभी को? यस। तो प्लीज ध्यान रखना, इंडिया इज अ पार्टी टू मार्पोल कन्वेंशन। लिख लो इस लाइन को कि इंडिया इज अ पार्टी टू मार्पोल कन्वेंशन बट नॉट टू लंदन डंपिंग कन्वेंशन। यस, मार्पोल के आगे लिख लेना 1973 और लंदन डंपिंग के आगे लिख लेना 1975। और कोई आपसे पूछे कि लंदन डंपिंग को क्यों नहीं किया तो बोलना इसका गुनाह है, इसने एक पाप किया है। बोले क्या? कि वो 1973 के बाद आया है, पहले कर लेते तो हम साइन कर लेते। यस। तो नसरुद्दीन शाह का एक वो मीम आता है ना, ये गुनाह है, ये पाप है ये।
सर अब लगता है यूपीएससी के लिए ना मीम्स भी देखने पड़ेंगे। हाँ मीम्स देखने पड़ेंगे। क्लियर यहाँ तक? यस। तो आई होप लंदन डंपिंग कन्वेंशन आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीज आपके पास यहाँ पे है। तो चलते हैं यहाँ पे लंदन डंपिंग कन्वेंशन कहाँ गई हमारी सुंदर से लिस्ट, ये रहा सर। तो लंदन डंपिंग कन्वेंशन क्या है? लंदन डंपिंग कन्वेंशन आपके पास है प्रिवेंशन ऑफ मराइन पॉल्यूशन, प्रिवेंशन ऑफ मराइन पॉल्यूशन। ठीक है। तो छठा आपके पास यहीं पे एक लिस्ट में एक और ऐड कर लो। छठा आपके पास आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं मार्पोल कन्वेंशन। सर मार्पोल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? अब समझते हो। मार्पोल कन्वेंशन जो है इट इज रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप, प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप। कि शिप से जो भी पॉल्यूशन आपके पास होता है उसके लिए आपके पास है मार्पोल कन्वेंशन। शिप से जो भी पॉल्यूशन आपके पास होता है वो आपके पास होता है मार्पोल कन्वेंशन। अच्छा लंदन डंपिंग वाले में 2-3 पॉइंट्स और लिख देना। लंदन डंपिंग वाले में पॉइंट लिखना एक, सबसे पहला लंदन डंपिंग, ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ उसको ध्यान देना। लंदन डंपिंग वाले में एक पॉइंट ध्यान रखना है कि इस लंदन डंपिंग वाले को लेके कौन आए थे। ठीक है। इसका यस सर, इसका ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर जो है आपके पास वो है लंदन में। ठीक है। यस। और ये दोनों ही आपके पास आईएमओ के थ्रू ही लाए गए, लंदन डंपिंग भी आपके पास और ये सॉरी मार्पोल कन्वेंशन भी। तो इंडिया ने बोला कि भैया जब हमने इसको साइन कर लिया तो हम इसको साइन क्यों करें। यस। यस सर। वैसे इंडिया ने इसको साइन जो है वो आपके जो मार्पोल कन्वेंशन है इसको साइन आपके किया था 2011 में। अब देखो मार्पोल कन्वेंशन तो जब 2011 में साइन करने की बात आई तो बोला कि जो बड़ा है उसको साइन करेंगे ना, छोटे मोटे को साइन क्यों करें। यस सर। तो अब देखो यहाँ पे इस चीज को ध्यान दो। तो मार्पोल कन्वेंशन जो है वो इससे बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि मार्पोल कन्वेंशन के अंदर भी यहाँ पर ना एक एनेक्सेस वाइज पॉल्यूटेंट्स को रखा गया है। ठीक है। अलग अलग एनेक्सेस बना करके पॉल्यूटेंट्स की जो वो कैटेगरी बना रखी है और उसके अकॉर्डिंगली आपके पास अलग अलग रूल्स जो है। जैसे NX1 आपके पास हो गया। ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ NX1 जो है वो ऑयल से रिलेटेड पॉल्यूटेंट्स वालों को डील करता है। सेकंड है वो नॉक्सियस लिक्विड सब्सटेंसेस वाले पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, उनसे जो वो डील करता है। NX3 जो आपके पास होगा वो डेंजरस गुड्स इन पैकेज टू फॉर्म कोई होता है। NX4 जो आपके पास है वो सीवेज से डील करता है। NX5 आपके पास है वो गार्बेज से डील करेगा। NX6 जो आपके पास है वो एयर पॉल्यूशन से डील करता है। क्लियर? तो ये है आपके पास। तो इंडिया ने बोला कि भैया जब मैं बड़े को साइन कर लूँ तो मैं छोटे को साइन जरूर क्यों करूंगा। तो इस वजह से इंडिया जो है मार्पोल कन्वेंशन का तो पार्ट होता है बट इंडिया लंदन डंपिंग का पार्ट जो है वो नहीं होता है। क्लियर यहाँ तक? यस समझ आया? चलो सर गुड वन, गुड। चलो सर फिर एक आपके पास होता है जिसको हम बोलते हैं, लिस्ट कहाँ गई सर, लिस्ट को कंप्लीट करो। यस ये तो हो गए 6 कन्वेंशन। फिर आपके पास आता है एक 7th कन्वेंशन जिसको बोलते हैं गॉथनबर्ग प्रोटोकॉल। गॉथनबर्ग प्रोटोकॉल। ठीक है। गॉथनबर्ग प्रोटोकॉल। यस सर। सर इसके आगे भी बता दो सर ये क्या है, मैं नहीं बता रहा सर। नहीं बता रहे हैं ना, मैं नहीं बता रहा सर। क्यों? क्वेश्चन मार्क। दिस इज योर होमवर्क। व्हाट इज गॉथनबर्ग प्रोटोकॉल? ठीक है। व्हाट इज गॉथनबर्ग प्रोटोकॉल, इसको भी पढ़ लेना। व्हाट इज गॉथनबर्ग प्रोटोकॉल। चलिए तो मैं रिकॉर्डिंग को बंद कर लेता हूँ। आज की क्लास के लिए इतना ही। वैसे पॉल्यूटेंट्स वाले कन्वेंशन हमने खत्म कर लिए हैं। ठीक है। मैंने कहा था ना अब तो